अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वीक 10 को सी एस 636 फॉर्मल मेथड के, जिसका जो टॉपिक हेडिंग है वो है सेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीक 10 के टॉपिक नंबर 1 को। सेट्स फॉर द सिस्टम मॉडलिंग। ये आपको क्या बता रहे हैं? मैनी सिस्टम डील्स विद डाटा कलेक्शन। फॉर सच डाटा कलेक्शन VDMSL प्रोवाइड अ नंबर ऑफ कलेक्शन टाइप्स सच एज सेट एंड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आगे जाके जो आपका वीक 11 है ना, उसमें ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वीक 10 जो है उसमें कंप्लीट जो टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सारा सेट्स के अबाउट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि सेट्स क्या चीज़ होते हैं। कि बहुत से सिस्टम जो है वो डाटा कलेक्शंस के साथ हम काम करते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो VDMSL है उसमें हम क्या करेंगे, इन 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये भी आपसे ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो VDMSL है वो किस मतलब प्रोवाइड अ नंबर ऑफ कलेक्शन टाइप्स जो है उसके अंदर कौन-सी हम यूज़ करेंगे, सेट्स और सीक्वेंस। तो इसको ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना अपने माइंड में रखिएगा कि क्या चीज़ें 2 यूज़ हो रही हैं, एक सेट्स यूज़ हो रहे हैं और सीक्वेंस। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें ना अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? सेट फॉर द सिस्टम मॉडलिंग। अ सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिपीटिशन इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये तो बेसिक एक डेफिनेशन है कि सेट्स क्या चीज़ होता है। सेट एक आपके पास अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती। तो ये आप ना MCQs के लिए भी करिएगा, ये MCQs में भी रिपीट हुआ हुआ था। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी एक सेट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अगर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड यूनिक, यानी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है ना, तो इसकी वजह से क्या है? कंसीडर्ड यूनिक एंड इट्स ऑर्डरिंग इज अनइम्पॉर्टेंट। कि ऑर्डरिंग जो है वो बेशक अगर ऑर्डर्ड में नहीं है लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, द सेट टाइप इज गुड कैंडिडेट। और क्या कहा जा रहा है? अगर इजी वर्डिंग में कहें तो कि अगर ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट ना हो और जो चीज़ यूनिक भी हो तो सेट यूज़ किया जाता है। मतलब उसके अंदर ना बस मेन चीज़ क्या है कि उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिक और बेशक ऑर्डर ना भी हो तब भी चलेगा। यहाँ पे वो बस आपको ना ये चीज़ बता रहे हैं। अ कलेक्शन ऑफ पेशेंट रजिस्टर ऑन द बुक्स ऑफ अ डॉक्टर सर्जरी, यानी पेशेंट जो है वो उसका सारा मतलब पेशेंट का जो रजिस्टर होता है जिसमें सारे पेशेंट्स के नाम लिखे होते हैं। तो ये क्या एक सेट हो सकता है? अगर कोई आइटम रिपीट हो तो भी उसको एक ही कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर इसमें ना मतलब यूनिक हम कंसीडर करते हैं ना, तो अगर एक सेट के अंदर एक ही वैल्यू 2 दफ़ा आई हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसको फिर एक ही कंसीडर कर लेंगे। ये बस बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ये सेट की डिक्लेरेशन में क्या है? यहाँ पे टाइप्स है। टाइप्स के अंदर अब ये देखें जो डेज़ के नाम लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इम्पोर्टेंट क्या है? अब ये है क्या चीज़? ये एक डे का सेट है। यहाँ पे बस उन्होंने ना एक सेट डिक्लेयर किया है। अब सेट को डिफाइन कैसे किया गया है? यहाँ पे सेट यहाँ पे सम नंबर्स, यहाँ पे एक नंबर्स का सेट दिया गया है 2, 4, 2, 8, यानी रैंडमली उन्होंने ना अनऑर्डर्ड, जैसे हमने कहा था ना कलेक्शन और लाज़मी नहीं है कि ऑर्डर्ड हो, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक डेज़ का सेट है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये यहाँ पे यहाँ पे हमने उसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी है, लेकिन ये है हमारे पास सेट ही है। ठीक है? उसमें कोई एज़ सच कोई डिफ़रेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे है, अब 28 यहाँ पे 2 इधर भी आया हुआ है, इधर भी आया हुआ है, यहाँ पे सैटरडे यहाँ पे भी है, ये फ्राइडे 2 दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है। यहाँ पे फिर आके ना जब सेट के एलिमेंट सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे? उनको इक्वल एक जैसा कंसीडर करेंगे। इस एक ही दफ़ा उनको ना लिखेंगे। बस ये वो कहना चाह रहे हैं कि जब 2 एलिमेंट्स 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हों, तो हम उनको क्या करते हैं? एक दफ़ा लिख लेते हैं। नेक्स्ट, तो इक्वल सेट होते हैं। मतलब यहाँ पे वो क्या है? इक्वल सेट कैसे कंसीडर होते हैं? अब जैसे मैं आपको कहूँ कि इक्वल सेट इस तरह कंसीडर होंगे, मैं जैसे देखने में तो ये डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, अगर एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट 2 दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन है तो वो सेम ही चीज़ की बात कर रहे हैं ना, यानी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ये है तो सिर्फ़ 2 ही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो नहीं है ना। तो देखने में बेशक ये डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूज़ क्योंकि दोनों की सेम है, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये आपस में इक्वल सेट ही है, बस एक चीज़ 2 दफ़ा लिखी हुई है। उसके बाद आगे क्या है? सेट इन अ VDMSL सब रेंजेस। सब रेंजेस क्या कह रहे हैं जी? यूज्ड व्हेन अ सेट ऑफ कंटीन्यूअस इंटीजर इज रिक्वायर्ड। सब रेंजेस यानी एक बड़ी रेंज के अंदर अब जब हम एक छोटी रेंज को पिक कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरल नंबर की कंप्लीट रेंज है 1 से लेके 20 तक, उसके अंदर आपने 5 से लेके 15 तक एक रेंज पिक कर ली है, तो वो क्या होगी? उसकी सब रेंज कहेंगे हम उसको। ठीक है, व्हेन अ सेट ऑफ कंटीन्यूअस इंटीजर इज रिक्वायर्ड, ये कंटिन्यू ये इसकी शर्त है कि ये कंटीन्यूअस इंटीजर का एक सेट हो, उसके दरमियान कोई वैल्यू ब्रेक ना हो रही हो, यानी ये ना हो कि 5 के बाद 9 आ रहा हो या 5 के बाद 8 आ रहा हो, इस तरह ना हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तरतीब से सारी काउंटिंग हो।
जैसे नीचे लिखी हुई है ना, तो तब ये हम उसको ना सब रेंज कह सकेंगे। सब रेंज रिटर्न द सेट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट नंबर इंक्लूसिव, यानी रेंज के सब एलिमेंट्स इंक्लूडिंग देयर फर्स्ट एंड लास्ट, यानी उसका ये नहीं कि फिर अगर हमने रेंज लेनी है तो फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट भी लेना है और उसका लास्ट एलिमेंट भी लेना है। तो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है, ये काफ़ी ईजी वीक है। तो इसमें ना ये सारे सेट्स के अबाउट ये आपने ना 7th 8th क्लास 9th क्लास में भी पढ़े होंगे ये चीज़ें तो। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, सेट्स व्हेन द सेकंड नंबर इज in the set is smaller than the first, the empty set is returned. The empty set is represent in VDMSL, यानी empty set को कैसे हम, जब आपका एक सेट है ही गलत है, यानी सेट कैसे हम लोग बनाते हैं कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट या फिर कहें स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ मूव करते हैं। क्या आपकी काउंटिंग कभी ऐसे होती है कि आप 100 से 1 की तरफ मूव करें? ऐसे तो नहीं ना होता, हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आ रहा है जिसमें बड़े मतलब नंबर से आप छोटे नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सा सेट होगा? फिर आपके पास एक मतलब एक रॉन्ग तरतीब है ना, तो वो आपके पास रिजल्ट क्या करेगा, एम्प्टी जो है ना एक रिजल्ट एम्प्टी सेट आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा। ये आपको ना यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आपके पास दूसरा जो नंबर है, व्हेन द सेकंड नंबर इन द रेंज इज स्मॉलर देन द फर्स्ट नंबर, कि जो सेकंड नंबर को तो बड़ा होना चाहिए, ज़ाहिर बात है वो बाद में आ रहा है, तो बाद वाला हमेशा बड़ा होगा, पहले वाला छोटा होना चाहिए ना। लेकिन जब जो सेकंड नंबर है वो आपके पास छोटा है, तो फिर ये कौन-सा सेट हमें रिटर्न करेगा? ये हमारे पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो उसको कैसे शो करते हैं? एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ना ये हम शो करेंगे। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, तो इनको एमसीक्यूज़ के रिलेटेड ना आप लाज़मी करिएगा। ये आपने ना अपने माइंड में रखना है। सेकंड नंबर क्या हो, वो स्मॉलर हो, तो वो हमें क्या रिटर्न करता है? वो हमें फिर एम्प्टी सेट रिटर्न करता है। ओके, सेट इन वीडीएमएसएल, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? सेट्स इन वीडीएमएसएल। सेट्स इन वीडीएमएसएल में कंप्रीहेंशन, अ सेट इज डिफाइंड बाय मीन ऑफ एक्सप्रेशन एंड या फिर और, यानी या एंड या और, यानी अ टेस्ट दैट ईच एलिमेंट इन अ सेट मस्ट सेटिस्फाई, यानी इसमें क्या करते हैं बेसिकली, अगर इजी वर्डिंग में कहो तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये हमारा एक्सप्रेशन है सारा, और इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन लगा दी है कि एक्स के अंदर, एक्स जो किसका एलिमेंट है, एक्स के अंदर जो सारी वैल्यूज हो वो किसके एलिमेंट हो, ये जी इज इवन, जितने भी इसके एलिमेंट है ना एक्स के सारे इस सेट में से, वो क्या होने चाहिए, इवन होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा के इसको चेक करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होती है, कंप्रीहेंशन होती है। नेक्स्ट क्या है जी, सेट इन वीडीएमएसएल। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इन जनरल सेट कंप्रीहेंशन टेक द फॉलोइंग फॉर्म। कंप्रीहेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कोई सेट होगा हमारा, सम सेट, यानी कोई भी सेट जो नाम उसका दे लो बाद में, तो उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा बाइंडिंग एक्स, यानी हम इसको बाइंड कर रहे हैं, ये जो डॉट है ना वो क्या कहते हैं जी, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास बार होती है ना, इस बार का क्या मीन्स होता है, सच दैट। इसको हम रीड कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन एक्स और ये सच दैट, और उसके बाद ये जो बाइंडिंग एक्स है, ये जो बाइंडिंग एंड टेस्ट डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ द फ्री वेरिएबल एक्स इन केस, ठीक है। बाइंडिंग टेल अस दैट के सेट के अंदर इनपुट वेरिएबल क्या है और उनकी डोमेन क्या है, ठीक है। और ये जो बुलेट है ना, ये डॉट सा जो शो हो रहा है, सेपरेट द बाइंडिंग फ्रॉम द टेस्ट, ये इसको बाइंडिंग को टेस्ट से सेपरेट करती है। दिस फ्री वेरिएबल इज देन यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द फाइनल वैल्यू ऑफ द न्यू सेट। यानी अगर इजी वर्डिंग में कहे तो इस बार का मतलब है कि लाइक सच दैट, बस ये आपने ना एमसीक्यूज के लिए आपने इसको देखना है, बाइंडिंग वैल्यू सोर्स बताती है आपको, और जो बुलेट है वो कंडीशन को सेपरेट कर देती है, कि कंडीशन सेपरेट हो जाए, कि सिर्फ कंडीशन हमने इसके ऊपर चेक करनी है। तो वो बस ना कंप्रीहेंशन को यहाँ पे डिफाइन करें। एमसीक्यूज के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन कैन बी कम्प्लेक्स। यहाँ पे बस उन्होंने एक्सप्रेशन ये अब पहले अब इस चीज़ में देखें, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन सिंपल रखा था, सिंपल उन्होंने ना एक्स दिया था, एक्स को इस डोमेन के साथ हमने चेक किया जब, तो फिर उसके ऊपर उसकी कंडीशन को चेक किया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो एक्सप्रेशन है ना वो हमारे पास वो कम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। ये एक्सप्रेशन है हमारा, यहाँ हम टेस्ट को स्किप कर दिया, टेस्ट नहीं लिया हमने, टेस्ट नहीं देख रहे हम, यहाँ पे सिर्फ ना उसको कर रहे हैं जो हमारी एक्सप्रेशन है सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं। टाइप कैन बी यूज इन द बाइंडिंग इंस्टेड ऑफ अ सेट व्हेन यूजिंग अ टाइप इस टाइप ऑफ सिंबल, यानी इस टाइप ऑफ, ये जो कॉलन का सिंबल है ना ये किस लिए यूज होता है, इस टाइप ऑफ। इस तरह की चीज़ें ना ये एमसीक्यूज में आती हैं, ये आप लाजमी करें, इसको स्किप ना करिएगा। इस तरह की ना आप एक या तो एक पेपर बना लें, उसके ऊपर ना इस तरह की चीज़ें लिख लिया करें, ताकि पेपर से पहले आप एक दफ़ा उसको रीड कर लें, तो आपको ना ईजी हो जाए कि बार बार बुक में से जाके देखना ना पड़े। बस जब भी पेपर से पहले एक नज़र उसको देख लें, तो वो आपको फिर पेपर के दौरान भूलेगा नहीं। ये उन्होंने ना यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की है।
तो ये किसके लिए था, इस टाइप ऑफ। तो x इज अ टाइप ऑफ क्या है, n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए था, तो x जो है वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए किसके दरमियान, x 1 से लेके जो इसकी रेंज है ना लेस देन इक्वल टू x, देन x जो है वो 1 से स्टार्ट हो गया 10 के दरमियान, यानी 1 to 10 तक आए उसकी वैल्यूज। तो बस ये चीज़ बता रहे हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट आपको पता है वो कौन से होते हैं जिसकी वैल्यू लिमिटेड हो, और इनफाइनाइट कौन से होते हैं जो आपके पास अनलिमिटेड वैल्यूज हो। लेकिन यहाँ पे वो एक आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि VDMSL के अंदर आपकी वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको मशीन पे अप्लाई करना होता है। इस वजह से क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर जब हम इसको करेंगे वियाना डेवलपमेंट मेथड में, तो इसकी वैल्यूज कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इन सम केसेस अवर सेट इनफाइनाइट, सेट्स तो हमारे इनफाइनाइट हो जाते हैं, लेकिन VDMSL में इनफाइनाइट की परमिशन नहीं होती, तो वो इनफाइनाइट सेट को ऐड नहीं करेगा, वो उसको फिर ऐड ही नहीं करेगा। यहाँ पे उन्होंने ये नेक्स्ट उन्होंने इसी तरह ही इस टाइप ऑफ और द अबव सेट इज नॉट प्रीमिसेबल, ये जो सेट है ना अब उसके अंदर उसको पता ही नहीं है कि लेस देन 0 से तो वो शुरू करेगा, लेकिन एंड कहाँ पे करेगा उसको पता ही नहीं इसके अंदर। ये चीज़ मतलब पढ़ लें, शायद MCQs में आ जाए कि वो यहाँ पे अब देखो आप लोगों को पता चला है कि स्टार्टिंग तो गिवन है, यानी लेस देन 0 तो गिवन है, लेकिन एंडिंग कहाँ पे हो रहा है। तो फिर ये जो चीज़ है ना ये VDMSL एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्या है, सेट्स पे ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, ये तो अब बच्चे बच्चे को पता होगा, सारी बात है। आप लोग भी 9th 10th 7th 8th में मैथ पढ़ते रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें गिवन होती हैं। यूनियन क्या है, जब दो सेट्स को हम लोग बस कंबाइन कर देते हैं। इंटरसेक्शन क्या है, दोनों सेट्स में से जो डिफरेंस वैल्यू होती हैं वो हम लोग लिख देते हैं, और इसी तरह ये सेट का डिफरेंस है। इन ईच केस द टाइप ऑफ एलिमेंट इन सच आर एज्यूम टू बी द सेम। यहाँ पे ना वो टू सेट जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनकी टाइप की एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यानी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको इससे समझ आ जानी है। ये पेपर में भी ना ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो ये था या था वो इंटरसेक्शन वाला, ये पेपर में भी आया हुआ था। यानी इजी वाले ना इस तरह वाले आ जाते हैं, लेकिन वो जो टफ वाले हैं ना इस तरह का कुछ भी नहीं आता पेपर में। यूनियन क्या होता है, दो सेट्स का, अब दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब दोनों में देखो मतलब वो कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, डेज यूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, और यहाँ पे संडे है, और यहाँ पे मंडे है, फ्राइडे है, और ट्यूसडे है। अब दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा लिख दो, और उसके बाद इधर ट्यूसडे था वो भी आ गया, यहाँ पे वेडनेसडे था वो भी आ गया, और इधर संडे था ये वाला भी इधर आ गया, और यहाँ का फ्राइडे ये। अब ट्यूसडे यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ का था हमने यहाँ पे लिख लिया, तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रिजल्ट जो इनका यूनियन है ना वो ये आ गया हमारा। बाकी ये डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट J and K रिटर्न अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट J एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ K, यानी दोनों के एलिमेंट्स बस लिख देने हैं, बस रिपीटेशन नहीं करनी है, ये यूनियन का मकसद होता है। इंटरसेक्शन तो आपको पता ही होगा, इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज है ना बस वो लिख दो जो दोनों सेट्स में है। जैसे ये मंडे इसमें भी है, और मंडे ये के वाले सेट के अंदर अंदर भी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह ये ट्यूसडे जे वाले सेट में भी था और के वाले सेट में भी था, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन क्योंकि ये सैटरडे और वेडनेसडे इन दोनों में नहीं था, और इसमें ये फ्राइडे फर्स्ट वाले में नहीं था, इसलिए इन तीनों को हम लोग नहीं लिख सकते। तो इन तीनों को स्किप करके बाकी ये दोनों आ रहे थे, तो इंटरसेक्शन में ये दोनों लिख देंगे। नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट डी आपके पास डिफरेंस है। द डिफरेंस ऑफ J एंड K इज द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द J बट डू नॉट बिलोंग टू द K। इसमें क्या किया है, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी जिसका डिफरेंस डिफरेंस क्या लो सिंपल, जो माइनस कर देना, जैसे हम माइनस करते हैं। तो वो कैसे है जी, इसमें से जैसे अब वो एलिमेंट्स J में से अगर J का डिफरेंस निकालें K के साथ, तो क्या करेंगे, J माइनस समझ लो इसको, J माइनस K अगर हमने किया है, तो इसके अंदर K के अंदर कौन सी वैल्यू थी, मंडे था, इसके अंदर भी मंडे था, तो फिर इसको नहीं लिखेंगे, ये दोनों खत्म हो गए क्योंकि ये दोनों के अंदर मौजूद था। उसके बाद ट्यूसडे इसके अंदर भी था, और यहाँ से इसके अंदर भी ट्यूसडे था, तो ये दोनों भी खत्म हो गए। ये भी, अब J के पास ऐसी कौन सी वैल्यू बची है जो K के पास मौजूद नहीं है, एक वेडनेसडे बचा और एक आप उसके पास संडे बचा, तो ये दोनों उसके पास क्या होंगे, उस दोनों के पास डिफरेंस कॉलम का आंसर होंगे। तो बस ये बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये नीचे ना उन्होंने एक मेथड लिखा हुआ है इनकरेक्ट, इसका मेथड कौन सा है, अब इसमें से इनकरेक्ट कैसे आपको पता चलेगा ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ऐसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ से ब्रैकेट की स्टार्ट तो है, लेकिन ब्रैकेट की एंडिंग कोई नहीं है। ये देखो ब्रैकेट उन्होंने ना एंड नहीं की हुई, तो लेकिन इसमें ये जो करेक्ट मेथड है, करेक्ट में ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एंड पे जाके ब्रैकेट क्या हो रही है, एंड भी हो रही है। तो ये क्या है, ये करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर ब्रैकेट मिसिंग है और सर पूछ लें नीचे MCQs में कि बताएं यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक बस ये है कि यहाँ पे ना हमने ब्रैकेट कोई नहीं डाली हुई।
तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट लाजमी, सेट्स को ना कंक्लूड करने के लिए ब्रैकेट ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? ये ऊपर भी हमने बात की थी कि वो टू सेट्स जिनके दोनों की वैल्यूज़ बेशक तरतीब आगे पीछे हो जाए लेकिन वैल्यूज सेम है, तो फिर वो कौन सा सेट है? यानी ए, बी और सी, 3 लेटर्स मौजूद है, इधर भी क्या है? ए, बी और सी, वही 3 इधर भी मौजूद है, बेशक तरतीब आगे पीछे है लेकिन सेट्स कौन से हैं? इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ए, बी और सी ये मौजूद है 3 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 4 है। ये ए, बी और सी मौजूद है लेकिन डी, लेकिन अब तरतीब तो खराब हो गई है ना, तरतीब सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन आगे पीछे हो सकती है, उनकी प्लेस आगे पीछे हो सकती है, तो फिर ये वाले सेट कौन से हैं? ये इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं जी। अ सेट कंटेनिंग जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, ये आपको पता होगा सिंगल सेट कौन सा होता है आपके पास? सिंगलस्टन भी कह सकते हैं हम इसको, सिंगल सेट भी कह सकते हैं। ये सिंगलस्टन जो आपके पास सेट है वो क्या, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। और आपके पास ये अगला कौन सा है? कम्यूटेटिव ऑपरेटर क्या है जी? सेम रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर, कि आप बेशक के का इंटरसेक्शन जे के साथ करो या जे का इंटरसेक्शन के साथ करो, इन दोनों का आंसर हमेशा अगर इक्वल आ रहा है तो वो आपका कौन सा ऑपरेटर होगा? कम्यूटेटिव ऑपरेटर, यानी दोनों के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से ना आंसर सेम आए, यानी बेशक इंटरसेक्शन कर रहे हो या यूनियन कर रहे हो, आंसर इसका भी वही आ रहा है और इसका भी वही आ रहा है, तो फिर इसका मतलब कौन सी है? ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव, डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर इन द सिग्निफिकेंट टू द रिजल्ट, यानी के का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना, ये नहीं होता आपका ना, कम्यूटेटिव नहीं होता। इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन जो आपके पास डिफरेंस है वो आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है जब देखे ऊपर हमने जब जे में से के को माइनस किया था तब ये आंसर आया था, लेकिन अगर हम लोग के में से जे को माइनस करेंगे तो फिर सिर्फ एम ये मंडे जो है सिर्फ ये माइनस होगा ना, बाकी फ्राइडे और ट्यूसडे आएगा, तो फ्राइडे और ट्यूसडे में भी ये, और सॉरी ये ट्यूसडे भी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों भी सेम है। अगर जे में से के निकालो तो ये बचता है, और अगर के में से जे निकालो तो सिर्फ फ्राइडे बचता है। अभी क्या ये जो लास्ट वाले दो हैं ये दोनों इक्वल आपस में? ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, लिहाजा ये जो डिफरेंस होता है ना ये आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं वो आपको। अगला नेक्स्ट क्या है जी? सेट्स, उसके अंदर क्या है? मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या चीज़ होती है? जो इज एलिमेंट जिसको हम कहते हैं सेट्स के अंदर, द ऑपरेटर चेक वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट, ये आपने पढ़ा ही होगा कि अगर एक सेट की जो कोई भी वैल्यू हो किसी सेट के अंदर जो अगर पाई जाती है तो हम कहते हैं कि जी 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 जो है हमारा वो उस ए वाले सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन जो 2 है वो नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो 2 है वो हमारा ए वाले सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो बस ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसेट। सबसेट भी आपको पता होगा, यानी जो छोटा सेट होता है आपका, वो अगर आपके पास एक बड़े वाले सेट के अंदर पाया जाता है कंप्लीट सारी वैल्यूज, यानी ए, डी और ई, यहाँ क्या इसके अंदर सारों के अंदर मौजूद है, उसमें ये ए भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई भी सॉरी ये ई भी मौजूद है, यानी तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हमारा स्मॉल सेट है ये क्या है? सबसेट है। ये सबसेट का सिंबल होता है इस बिग वाले सेट का, इसका जो भी नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर सी कह रही हूँ, सॉरी इसको मैं अगर x कह रही हूँ और इसको मैं z कह देती हूँ, मैं क्या क्या कहूँगी इसको फिर? कि x इज अ सबसेट ऑफ z। तो ये बस आपने अपने माइंड में रखना है, सबसेट यानी बेसिक वो जो बच्चों में हमने बचपन में वो मैथ के किए थे ना, बस ये बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है जी? इज ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, वही बता रहे हैं। अब इसमें से एलिमेंट सारे मौजूद नहीं थे तो वो क्या, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे सबसेट अगर बन रहा है सबसेट तो क्या है? ट्रू है, अगर नहीं सबसेट है तो फिर क्या है? ये फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या बताती है? कार्डिनलिटी आपको डिफाइन करती है कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्डिनलिटी को ना, ये भी एमसीक्यूज था कि कार्डिनलिटी को हम लिखते कैसे हैं। कार्डिनलिटी को हम ये कीवर्ड से लिखते हैं, ये CARD। कार्डिनलिटी के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? कार्ड का, ये CARD यानी कार्डिनलिटी। ठीक है, यानी कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, यानी इस सेट की अगर मैं आपसे कार्डिनलिटी पूछूं तो कितनी होगी? 3। 3 कैसे बनेगी? कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है टोटल। तो ये कितनी कार्डिनलिटी है इसकी? 3। और इसकी कितनी कार्डिनलिटी बनी? 4 से लेके आप 10 तक काउंटिंग करो, कितने? 4 से लेके 10 तक आपके कितने डिजिट्स बनते हैं? 7। तो 7 इसकी कार्डिनलिटी। अब इसके अंदर कोई डिजिट मौजूद नहीं है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 0। ठीक है, एज अ रेपिटेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द सेट, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि रेपिटेशन जितनी मर्जी दफा हो रही हो हम उसको एक दफा ही काउंट करेंगे, ये नहीं कि अगर रेपिटेशन 4 दफा हो रही है तो हम उसको 4 दफा अलग से काउंट करेंगे। ये आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे ये वाला सेट है ना 7 2 12 2, अब इसके अंदर इसकी कार्डिनलिटी कितनी है?
3 ही काउंट करेंगे। ये जो 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है ना, तीनों दफ़ा अलग-अलग काउंट नहीं होगा। तीनों दफ़ा नहीं, सिर्फ़ एक दफ़ा, यानी 7 1 टाइम काउंट होगा और उसके बाद 12 और 2 सिर्फ़ 1 टाइम। बेशक ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन सेट्स के अंदर हम हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक ही काउंट करते हैं। तो 1 2 और 3, यानी इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई? 3। और यहाँ पे कितनी इसकी कार्डिनैलिटी है? ये भी 1 2 और 3, ये यानी इन दोनों की कार्डिनैलिटी ये इक्वल लगा हुआ है ना दरमियान में। ये कितना? ओनली वन्स, यानी सिर्फ़ हम उसको एक दफ़ा काउंट करते हैं, ठीक है? तो ये 3 कार्डिनैलिटी बनी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी? पेशेंट सर्जरी। अब ये फिर से VDMSL वगैरह की ना वो एग्जांपल्स ही आ गया। मैक्सिमम 200 पेशेंट कैन रजिस्टर, पेशेंट कैन एडिट एंड रिमूव एंड द लिस्ट ऑफ पेशेंट कैन, ये सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप पेशेंट की सर्जरी क्लिनिक है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 पेशेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। देन पेशेंट को हम ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ पेशेंट एंड नंबर ऑफ पेशेंट शुड बी रिटर्न एंड चेक इफ द पेशेंट इज रजिस्टर और नॉट। और फिर UML, जैसे उधर हमने इंक्यूबेटर सिस्टम के अंदर हमने UML पहले बनाई थी, इसी तरह इसकी बनाई है। इसकी क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहला क्लास नेम, फिर उसके बाद रजिस्टर का वेरिएबल एट्रीब्यूट बनाया है। उसकी डाटा टाइप, ये स्टैटिक का मतलब होता है सेट ऑफ रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ पेशेंट। ये सारा जो है ना, सारा सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाएगा इसके अंदर, ऑल डाटा उसका। यानी आगे ऐड पेशेंट, जो उन्होंने ऊपर फंक्शनैलिटी बताई है ना, ऐड रिमूव गेट पेशेंट रिकॉर्ड इज रजिस्टर, और उसके बाद नंबर जो है वो रजिस्टर, ये सारी साथ उसकी डाटा टाइप हमने बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ना उसको साथ-साथ ये डाटा वाली फॉर्म में ना साथ-साथ VDMSL के अंदर ही साथ ही ये इधर UML की फॉर्म में लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम इसको VDM, जैसे वो इंक्यूबेटर वाला था ना, सेम वही चीज़ है। टाइप, फिर उसके बाद पेशेंट टोकन जनरेट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद वैल्यू, देन उसके बाद लिमिट बता दी है कि इतनी रेंज हो, 200 से ज़्यादा हमने ना नहीं ऐड करने, क्योंकि हमें बताया गया कि हमने ना सिर्फ 200 पेशेंट्स का ना डाटा रखना है। तो ये हमें बता दिया गया। फिर उसके बाद स्टेट क्या बताइए, सबसे पहले रजिस्टर पेशेंट और उसके बाद ये सेट टाइप। इस तरह का ना पेपर में कुछ भी नहीं रिपीट होता है, ये बस आप लोग ना अपने पढ़ने के लिए आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। इन्वेरिएंट क्या है, वो कंडीशन जिनका थ्रू आउट द सिस्टम ट्रू होना ज़रूरी होता है आपका। तो ये मैंने ना अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो इन्वेरिएंट आपके कौन से होते हैं, इन्वेरिएंट ये वाले, सॉरी, इन्वेरिएंट वो कंडीशन जिसका थ्रू आउट सिस्टम ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी हमारा डाटा जो है, कार्डिनैलिटी जो है वो लिमिट के अंदर हो, लिमिट से बाहर ना जाए, ठीक है। जब क्लास इनिशियलाइज होगी तो एम्प्टी होगा सबसे पहले, क्योंकि अभी रजिस्टर ही नहीं हुआ कोई पेशेंट, तो क्या है, सबसे पहले ये एम्प्टी रहेगा। लेकिन बाद में जो ये हम उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें एडिशन वगैरह होती जाएगी, ऐड पेशेंट जो करेंगे हम। तो ये डाटा मेंबर्स, कीवर्ड्स आर लोअर केस, कीवर्ड जो है वो हम लोग लोअर केस से स्टार्ट करेंगे। ये बस यहाँ पे ना पेशेंट पास एज एन आर्ग्यूमेंट, मैं इन पे नहीं फोकस कर रही क्योंकि इनमें से कुछ नहीं आता। मैंने खुद ही ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, पेपर भी दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं था इनमें से। अब ये अगली केस स्टडी आ गई, ये क्या जी, एयरपोर्ट क्लास। एयरपोर्ट क्लास के अंदर क्या है, एयरपोर्ट के अंदर वो आपको क्या बता रहे हैं जी, दीज 3 मेथड्स गिव परमिशन, रिकॉर्ड लैंडिंग, रिकॉर्ड टेक ऑफ। यानी बेसिकली वो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सिस्टम ट्रैक करता है कि कौन से एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की परमिशन है, कौन से एयरक्राफ्ट लैंड हो चुके हैं, और उसके बाद एयरक्राफ्ट को लैंडिंग से पहले परमिशन लेनी होगी। और ये ना हम उसके रूल्स डिफाइन कर रहे हैं कि परमिशन मस्ट है और सिर्फ परमिटेड एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकें। और ये ना सर ने यहाँ पे डिफाइन किए हुए ना, जैसे वहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता दी थी, इसी तरह यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स बताई नहीं, यानी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर ले तो उसकी परमिशन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने सारी ये केस स्टडी बताई है। और उसके बाद ये जो यूज़र हमने नेक्स्ट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की तरफ जाते हैं। ये आप ना इनमें से अगर सिर्फ एक नज़र इसको पढ़ लें तो आपको ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रांट परमिशंस बट नॉट येट लैंडेड, कौन कौन से इतने हैं। देन ये UML के अंदर सबसे पहले क्या है, परमिशन, फिर उसके बाद लैंडेड कितने हैं, देन गिव परमिशन, रिकॉर्ड लैंडिंग, रिकॉर्ड टेक ऑफ, गेट परमिशन, गेट लैंडेड, नंबर, ये वेटिंग में कितने हैं सारे, तो ये हमने बताया साथ। इसको जैसे वो वहाँ पे पेशेंट वाले को हमने VDMSL के अंदर किया था, इसी तरह इसको भी VDMSL लैंग्वेज के अंदर किया है। तो ये भी आप एक नज़र पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई नहीं है इन पे टाइम वेस्ट करने का, फ़ायदा आता तो कुछ नहीं है इनमें से। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट ये अब हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका वीक 11। तो यहाँ तक ही था आपका वीक 10। ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें से पेपर में से कुछ नहीं आना, मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा जो आपके पास डेफिनेशंस और इस तरह के जो टॉपिक है ना, सिर्फ वो करें, वो पेपर में आते हैं। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।